Hello everyone, welcome to our channel Academy of Sociology. My name is Lovely Chauhan and I am your mentor for UGC NET exam paper 1 and paper 2 for Sociology. जो स्टूडेंट्स पेपर 2 सोशोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। टीचिंग और कम्युनिकेशन की कुछ क्वेश्चंस की हमने वीडियो अपलोड कर दी है और आज हम आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है a researcher intended to explore the effect of possible factors for the organization of effective midday meal interventions. Which research method will be most appropriate for this study? मतलब यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी? ऑप्शन नंबर 1 है हिस्टोरिकल मेथड मतलब ऐतिहासिक पद्धति। ऑप्शन नंबर 2 है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड मतलब वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति। ऑप्शन नंबर 3 है एक्सपेरिमेंटल मेथड मतलब प्रयोगात्मक पद्धति। ऑप्शन नंबर 4 है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड मतलब कार्योत्तर पद्धति। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4 एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च मतलब शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है? ऑप्शन नंबर 1 डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन मतलब अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना। ऑप्शन नंबर 2 है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन मतलब अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। ऑप्शन नंबर 3 है डिसाइडिंग अबाउट द डाटा एनालिसिस प्रोसीजर मतलब प्रदत्त विश्लेषण प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर 4 है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस मतलब अनुसंधान परिकल्पना निर्मित करना। तो जो रिसर्च को कंडक्ट करने का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले हम रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद उसकी हाइपोथेसिस तैयार करते हैं, फिर हम रिसर्च डिज़ाइन को तैयार करेंगे और फिर डाटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करेंगे। तो ये पूछ रहा है इनिशियल यानी कि सबसे शुरुआत में। तो सबसे शुरू में कौन सा आएगा? हमें रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम एज इन मतलब शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 है प्रिपरेशन ऑफ द रिसर्च पेपर यानी कि आर्टिकल क्या है शोध पत्र लेख तैयार करना। ऑप्शन नंबर 2 है राइटिंग ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन मतलब संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण का लेखन। ऑप्शन नंबर 3 है ए रिसर्च डेजर्टेशन मतलब शोध के लघु शोध प्रबंध में। ऑप्शन नंबर 4 है प्रेजेंटिंग अ वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस पेपर मतलब कार्यशाला सम्मेलन में लेख प्रस्तुत करना। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिसर्च डेजर्टेशन। क्वेश्चन नंबर 4 इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मे बी कंसिडर्ड क्रिटिकल मतलब गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है डाटा कलेक्शन विद स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल्स मतलब मानकीकृत शोध उपकरणों की सहायता से प्रदत्त का संकलन। ऑप्शन नंबर 2 है सैम्पलिंग डिजाइन विद प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक मतलब संभाव्यता प्रतिदर्श तकनीक सहित प्रतिदर्श चयन का अभिकल्प। ऑप्शन नंबर 3 है डाटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस मतलब प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभविक साक्ष्य का निम्न से उच्च स्तरीय की ओर उन्मुखता। ऑप्शन नंबर 4 है डाटा गैदरिंग टू टेक प्लेस विद टॉप डाउन सिस्टमैटिक एविडेंस मतलब उच्च से निम्न व्यवस्थित साक्ष्यों सहित प्रदत्त संग्रहण। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3rd डाटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस। नंबर 5
From the following list of statements, identifying the set which has negative implications for research ethics, मतलब निम्नलिखित कथनों की सूची से उस सेट को चिन्हित कीजिए जिसका शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन से पॉइंट्स जो हैं वो रिसर्च एथिक्स पर नेगेटिव इम्प्लीकेशंस मतलब नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अ रिसर्चर क्रिटिकली लुक्स एट द फाइंडिंग ऑफ अनदर रिसर्च, मतलब शोधार्थी दूसरे शोध के निष्कर्षों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालता है। सेकेंड पॉइंट है, रिलेटेड स्टडीज आर साइटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंस, मतलब उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययनों को मतलब साइट करना। थर्ड पॉइंट है, रिसर्च फाइंडिंग आर मेड द बेसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग, मतलब शोध के निष्कर्ष नीति निर्माण का आधार होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर्स इज स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंस, मतलब प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, अ रिसर्च स्टडी इज रिप्लेस्ड विद अ व्यू टू वेरीफाई द एविडेंस फ्रॉम अदर रिसर्चेस, मतलब अन्य शोधों की साक्ष्यों का सत्यापन करने की दृष्टि से शोध अध्ययन को आवृत्त्यात्मक रूप से निष्पन्न किया जाता है। सिक्स पॉइंट है, बोथ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस आर रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रीलिमिनरी स्टडीज, मतलब नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में है सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में है सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट आएगा, या फिर जो फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, यानी कि सेकंड आएगा, फोर्थ आएगा एंड सिक्स्थ आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ चाइल्ड rearing practice on the stress proneness of child is completing school projects. The hypothesis formulated is that child rearing practice do influence stress proneness. At the data analysis stage, a null hypothesis is advanced to find out the tenability of research hypothesis. On the basis of the evidence available, the null hypothesis is rejected at 0.01 level of significance. What decision may be warned in respect of the research hypothesis? मतलब विद्यालय परियोजना को पूरा करने में बच्चों के प्रतिबल उन्मुखता पर शिशु पालन व्यवहार के प्रभाव संबंधी शोध में निर्मित परिकल्पना यह है कि शिशु पालन व्यवहार का प्रतिबल उन्मुखता पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। प्रदत्त विश्लेषण की अवस्था में शोध परिकल्पना की स्वीकार्यता का पता लगाने के लिए शून्य परिकल्पना को प्रस्तावित किया जाता है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.01 स्तर पर अस्वीकार किया जाता है। शोध परिकल्पना के संबंध में क्या निर्णय अपेक्षित है? ऑप्शन नंबर 1 है, द रिसर्च हाइपोथेसिस विल ऑल्सो बी रिजेक्टेड, मतलब शोध परिकल्पना को भी अस्वीकार किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है, द रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, मतलब शोध परिकल्पना को स्वीकार किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है, बोथ द रिसर्च हाइपोथेसिस एंड द नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड, मतलब शोध परिकल्पना और शून्य परिकल्पना दोनों को अस्वीकार किया जाएगा। या फिर नो डिसीजन कैन बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस, मतलब शोध परिकल्पना के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, द रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, मतलब शोध परिकल्पना को स्वीकार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, in a PhD thesis, which one is the correct sequence for showing scheme of chapterization? मतलब PhD शोध प्रबंध में अध्याय योजना को दर्शाने के लिए सही अनुक्रम क्या है?
जो पीएचडी थीसिस की चैप्टराइजेशन का जो सही सीक्वेंस है वो क्या है कि पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़, उसके बाद स्टडी ऑफ डिज़ाइन, और फिर उसके बाद डाटा प्रेजेंटेशन करते हैं और एनालाइज करते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। उसके बाद उसका जर्नलाइजेशन करते हैं और कंक्लूजन करते हैं और सजेस्ट फॉर फर्दर रिसर्च, और इसके बाद जो आता है वो रेफरेंस एंड अपेंडिक्स आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिटिकल फीचर्स ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च, मतलब निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है एक्चुअल सेटिंग आर द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ डाटा, मतलब वास्तविक स्थानगत परिस्थितियां प्रदत्त के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर 2 है डाटा टेक द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और पिक्चर्स, मतलब प्रदत्त शब्दों या चित्रों का रूप ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है सीकिंग इज एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग मेजर्ड सोशल फैक्ट, मतलब मापित सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करना। ऑप्शन नंबर 4 है द रिसर्चर बिकम्स इमर्स्ड इन द सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट रिलेटेड टू द फिनोमेना, मतलब कि अनुसंधानकर्ता प्रघटना से संबंधित स्थिति वर्तमान या भूत में निमग्न हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, सीकिंग टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग मेजर्ड सोशल फैक्ट, क्योंकि ये जो करेक्टरिस्टिक है वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च की। ये यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, क्वालिटेटिव रिसर्च की फीचर्स कौन सा नहीं है, तो ये वाला जो थर्ड है वो क्वालिटेटिव का रिसर्च का फीचर नहीं है, ये है क्वांटिटेटिव रिसर्च का फीचर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैथोलॉजी ऑफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड इन, मतलब कि निम्नलिखित में से किसमें अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है। ऑप्शन नंबर 1 थीसिस या डिसर्टेशन, ऑप्शन नंबर 2 सिंपोजियम या वर्कशॉप, ऑप्शन नंबर 3 सेमिनार पेपर और आर्टिकल, या ऑप्शन नंबर 4 कॉन्फ्रेंस and seminar papers. So the correct option is first, thesis and dissertation. Question number 10 है research ethics has a direct connection more often with which stage of research, मतलब अनुसंधान आचार का अनुसंधान की किन अवस्थाओं के साथ बहुधा प्रत्यक्ष संबंध होता है। ऑप्शन नंबर 1 डिफाइनिंग एंड डीलिमिटिंग द स्कोप ऑफ रिसर्च, मतलब अनुसंधान के क्षेत्र की परिभाषा और परिसीमन करना। ऑप्शन नंबर 2 है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग द रिसर्च फाइंडिंग, मतलब समस्या प्रतिपादन और अनुसंधान निष्कर्षों को प्रतिवेदित करना। ऑप्शन नंबर 3 है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड डिसाइडिंग द सैम्पलिंग टेक्निक फॉर रिसर्च, मतलब जनसंख्या को परिभाषित करना और अनुसंधान के लिए प्रतिदर्शन तकनीक के संबंध में निर्णय लेना। या ऑप्शन नंबर 4 है डिसाइडिंग अबाउट स्टैटिकल टेक्निक्स एंड डाटा एनालिसिस, यानी कि सांख्यिकीय तकनीकों और प्रदत्त विश्लेषण के बारे में निर्णय लेना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, यानी कि जब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन और रिपोर्ट जो हमारी फाइंडिंग्स आती हैं उनमें रिसर्च एथिक्स जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वीडियो की हर अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।